सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अनअकैडमी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 टीच करती हैं। एंड मेरा पेपर 2 है हिस्ट्री। मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है एंड दिस इज माई टाइमिंग। एज यू कैन सी हियर, डेली इस टाइमिंग पे हमारी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आप सभी के लिए। जो भी अनअकैडमी जो भी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अनअकैडमी के साथ जुड़ के आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। एक बार आप सभी मुझे इन्फॉर्म करें, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप सभी मेरी वॉइस सुन पा रहे हो? ऑल राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आप सभी के लिए, जहां पे चल रहा है एक बेहतरीन ऑफर। ऑफर क्या है? आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट। जी हाँ, बिल्कुल 25% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी स्टूडेंट दिसंबर बैच की सीरियस है, दिसंबर बैच के लिए सीरियस है, वो इस ऑफर को इनरोल कर सकते हैं जेटी नेट अप्लाई करके। जेटी नेट अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 सभी टीचर्स को आप देख सकोगे इतने कम प्राइसेस में। ठीक है, तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले, दिसंबर बैच की अपनी रफ्तार को और बढ़ाए। 25% डिस्काउंट अनअकैडमी आपके लिए लाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय प्रोफाइल एट अनअकैडमी एप्लीकेशंस। 5 PM पर आज मेरी क्लासेस होगी अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, जो कि फ्री है। हर कोई स्टूडेंट इस क्लास को देख सकता है। सो शुरू करते पीपल इन एनवायरमेंट के क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीबॉडी, सॉल्व दिस क्वेश्चन। पीपल इन इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट ये काफी स्कोरिंग यूनिट होता है आप सभी के लिए। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? एडमिट कार्ड देखिए, जब आपका एग्जाम होगा उसके 2-3 दिन पहले ही इशू होता है। तो जब एग्जाम की जो डेट है, सब्जेक्ट के डेट निकल के आएंगे कि इस तारीख को ये सब्जेक्ट का होगा एग्जाम, उसी टाइम आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। सो हियर डी विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? आपका यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स डी विल बी योर राइट आंसर। वाई डी? सस्टेनेबिलिटी मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि आप इस टाइम की प्रेजेंट में अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ख्याल रख सको। यानी कि रिसोर्सेस को ऐसे यूज करो कि हम अपनी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उनकी जरूरतों से हम कंप्रोमाइज ना करें। ठीक है, तो एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर बिल्कुल इसमें गोल में शामिल किया गया है। पॉवर्टी और हंगर को एंड करने के लिए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेटर सैनिटेशन ये भी शामिल है, और जेंडर इक्वालिटी ये भी शामिल है। सस्टेनेबिलिटी जो डेवलपमेंट गोल है SDG, उसमें ये तीनों ऑप्शन को शामिल किया गया है। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डोंट मिस आउट दिस क्वेश्चन। वेरी गुड आफ्टरनून राधे, कमला, कमल एंड राजदीप, एवरीबडी। एक बार इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास से कनेक्ट हो पाए। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। केवल प्रथम जो आपके लो स्टेटमेंट है वो सही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। क्लियर? इसमें टोटल 17 गोल है, 15 नहीं है, टोटल 17 गोल है। ओके, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फैमिली वेलफेयर के द्वारा नहीं, नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है। ओके, नीति आयोग के द्वारा डेवलप की जाती है, रिलीज की जाती है। क्लियर एवरीबडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यू कैन सी हियर दिस इज योर 17 गोल कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन को राइटली आंसर करेंगे ईच एंड एवरीवन। किस जीव से उसके उत्तक में पारविषकता के उच्चतम एकाग्रता स्तर की उम्मीद की जा सकती है? इट विल बी टूना। ओके, टूना जो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेवल ऑफ मर्करी पॉइजनिंग इन इट्स टिश्यू, दैट विल बी टूना। टूना एक प्रकार की फिश है। ओके, इट इज अ फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपल इन एनवायरमेंट के। एवरीबडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। Sustainable development goal refers to which of the following? It is a long-lasting development without impacting environment negatively. यानी बिना हमारे आसपास के वातावरण को नकारात्मक रूप में प्रभाव किए बिना हम लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट कर सकें, लॉन्ग लास्टिंग विकास कर सकें, ऐसा विकास जो लंबे समय तक बना रहे, वैसा डेवलपमेंट कर सकें बिना अपने आसपास के वातावरण को नकारात्मक प्रभाव किए हुए, प्रभावित किए बिना। Clear? A will be our absolutely right answer. Next question. Very good, everybody. Okay, सिर्फ देखो 12 डेज बचे हैं आपके पास, सिर्फ 12 दिन बचे हैं, तो इन 12 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करो। Very good afternoon each and everyone. वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर। कौन सी मेन इफेक्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि अगर हम वनों का विकास जो विनाश होता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करना, उसके मुख्य प्रभाव क्या देखने को मिल सकता है? जो बाढ़ आती है उसकी वृद्धि, इंक्रीज हो सकता है बाढ़ आना, क्योंकि पेड़ ही तो हैं जो आप कह लो बाढ़ के जो पानी होते हैं उनको वो रोक के रख सकती है। मिट्टी जो है उसमें नमी वो एब्जॉर्ब करके रख सकती है, प्लस जो पेड़ हैं बाढ़ आंधी तूफान को रोकने में बहुत ही सहायता करते हैं। प्लस ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ये भी आप कह लो अगर वनों का विनाश होगा तो टेम्परेचर भी हमें इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर ए एंड सी विल बी आवर राइट आंसर। ऑयल इरोजन भी होगा, ऑयल इरोजन डिक्रीज होगा क्या? नहीं, इंक्रीज होगा, यानी कि जो मिट्टी है अपरदन जो होता है उसमें इंक्रीजमेंट आ जाएगा, क्योंकि पेड़ ही तो है जो मिट्टी को जकड़ के रख रही है। अगर पेड़ ही काट देंगे तो मिट्टी बंद ही कैसे रह जाएगी? ठीक है, ये आप कह लो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इसीलिए डी नहीं शामिल होगा। क्लियर? थर्ड ऑप्शन आपका राइटली आंसर है। मैम ऑनलाइन कोर्स फॉर पॉलिटिकल कितना प्राइस है? आसिफ, जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है वो कंबाइंड कोर्सेज प्रोवाइड करती है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंबाइन करके आपको 799 में एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन 799 में तब मिलेगा जब आप जेटी नेट कोड यूज करोगे, ठीक है, अदरवाइज इसकी प्राइस 999 रहेगी, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 सभी टीचर्स को आप देख सकोगे। ममता, आई वॉज आउट ऑफ टाउन एंड एप्लीकेशन की क्लास मेरी हो रही थी, सिर्फ यूट्यूब की क्लास नहीं थी, एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेस मेरी चलती है, आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। 6:50 PM पर अनअकैडमी एप्लीकेशन की क्लास होती है। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन, यानी कि ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन,
जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि जो अभी जिन अविकसित देश होते हैं, ठीक है, वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आप उसको रेट ऑफ एक्सपेंशन दैट मूव्स अंडर डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम नियर सब्सटेंसेस टू अ, वहाँ के जो आप कह लो लिविंग कॉस्ट होते हैं वो कम समय में इंक्रीज होते जाते हैं, यानी लिविंग जो स्टैंडर्ड होते हैं, कॉस्ट होते हैं, दिनचर्या में लगने वाले जो आप कह लो कि कॉस्ट होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, substantially higher level of living in the shortest period. Second will be our right answer. Next question. हाँ, very good, very good. Okay, solve this question everybody. Major objective of sustainable development. ओके, इट विल बी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि क्या है डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं तो हमें आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है, यानी बिना उनकी जरूरतों से कंप्रोमाइज किए बिना हम आज के रिसोर्सेस को यूज करें, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन कर सके लंबे समय तक। इट विल बी प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, बैलेंसिंग इकोलॉजी फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, एंड इसी के साथ साथ जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप कह लो कि एक ग्रोथ लाना, ठीक है, ग्रोथ लाना। सो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सो जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो। कितनी कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन वेबसाइट, हाउ मेनी कंट्रीज साइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव बाय द ईयर 2030? कितने कंट्रीज थे? हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड, इट वाज 193 कंट्रीज थे। इन्होंने 2015 में आफ्टर द एंड ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसके खत्म होते ही 2015 में शुरू हुआ आपका SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि टारगेट ईयर 2030 तक जाएगा। इसमें टोटल 193 कंट्रीज साइन अप किए थे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, करेक्ट है? एवरीबडी। वेरी गुड। सो बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये आपका आया था 2000 में। टोटल कितने गोल हैं? लेट मी नो। कौन मुझे बताएगा कि टोटल कितने गोल हैं आपके MDG में? एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, डेवलपिंग अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल पार्टनरशिप इनका एक गोल था। आई थिंक इट वाज द लास्ट गोल ऑफ द MDG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत डांट पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल थे। MDG इज अ डिफरेंट थिंग। MDG में कितने गोल थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 थे, MDG में कितने थे? वेरी गुड, वेरी गुड। MDG में टोटल 8 गोल्स थे। ओके, एब्सोल्युटली राइट। नहीं, 9 नहीं थे, 8 गोल्स थे टोटल। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
एवरीवन, इट इज योर 9th क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? सो इसमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं था? एवरीबडी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग एट ऑल एजेस, ये आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में शामिल नहीं था। थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर आपका फर्स्ट गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, जो 2000 में आप कह लो कि स्टार्ट हुआ था, अडॉप्ट किया गया। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ जो आया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 5th नंबर का गोल था। कौन से नंबर का? 5th नंबर का गोल था। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये आपका 7th नंबर का गोल था। क्लियर एवरीबडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें सेशन को। लेट मी नो कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? कौन सा पैरामीटर है जो यूज नहीं होता है पॉपुलेशन इंडिकेटर इन द वाटर, यानी वाटर बॉडी में जो पॉपुलेशन है उसको इंडिकेट करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज नहीं होता? इट विल बी डेंसिटी। ठीक है, घनत्व। घनत्व जो है वाटर बॉडी में रह रही जो पॉल्यूशन है, सॉरी मैंने पॉपुलेशन पढ़ दिया इसे, जो पॉल्यूशन है इंडिकेट करने के लिए हम डेंसिटी को यूज नहीं करते हैं। क्लियर? डेंसिटी को यूज नहीं करते हैं। एवरीबडी, डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बी क्या है मैम? ओके रोमा, 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी बिकम वाटर स्ट्रेस्ड। क्या बहुत सारे जो देश में हमारे कंट्रीज स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट है, वहां पे पानी की कमी होने लगी है क्या ऑलरेडी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। स्वच्छ पानी की कमी तो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखने को मिल सकता है। प्लस क्लाइमेट चेंज इज द सोल रीजन फॉर द वाटर स्ट्रेस। क्या जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस वजह से हमें पानी से जुड़ी हुई जो हम तनाव ले रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, क्लियर सैनिटेशन नहीं है, तो ये सिर्फ क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। ओके, आपका सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। अब रोमा का क्वेश्चन है कि रोमा पूछिए कॉलीफॉर्म काउंट क्या है? तो कॉलीफॉर्म काउंट मीन्स होता है कि वाटर में कितना स्वच्छता है, सैनिटेशन है, सैनिटी है, ठीक है, वाटर में कितना स्वच्छता है, शुद्धता है, इसको आप कॉलीफॉर्म काउंट के जरिए काउंट करते हो। क्लियर रोमा? हाँ, मोर देन 500 डिस्ट्रिक्ट आप कह लो वाटर स्ट्रेस से गुजर रही है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। वेरी गुड अंकित। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, जो पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। सो अटेंड एवरी क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेस मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कौन सा फ्यूल है जिससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलता है? ईच एंड एवरी वन, वॉट विल बी आवर राइट ऑप्शन? वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो है जिसके जरिए सबसे कम हमें पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलता है। क्लियर? बाकी सब तो इतना इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं कि क्या ही कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, एब्सोल्युटली राइट। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे फ्रिज के जरिए जो निकलता है, जो एसी की वजह से निकलता है, फोम इंडस्ट्री की वजह से निकलता है, इसकी वजह से ओजोन मॉलिक्यूल जो स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी गुड ओजोन जो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो इट इज नॉट। क्लियर? आपका जो असर्शन है यहाँ पर रॉन्ग है, सो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। सी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर एवरीबडी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज योर नंबर 15 क्वेश्चन। Surface ozone is produced from where? Surface ozone is produced from ट्रांसपोर्ट सेक्टर, परिवहन क्षेत्र के जरिए सरफेस ओजोन प्रोड्यूस होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो वेरियस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे बाइक है, चाहे कार है, चाहे आप कह लो ट्रैक्टर है, बसेस है, सरफेस ओजोन कॉज करती है। क्लियर? ए विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज योर नंबर 16 क्वेश्चन। Okay, fly ash produced in thermal power plant is in what? Everyone. So fourth option will be our right option. All of the right answer. जो फ्लाई ऐश होता है, कहाँ से आप कह लो कि ये जो इको पावर प्लांट इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्सेज फॉर यूज इन एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, आप उसमें एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो। ठीक है, कृषि में यूज कर सकते हैं हम लोग फ्लाई ऐश, प्लस वेस्ट लैंड डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, प्लस आपका ये जो ब्रिक इंडस्ट्री होती है उसमें भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? ओके, हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल सा था। जो फ्लाई ऐश देखने को मिलता है, कोल बर्निंग के बाद जो राख देखने को मिलती है, उसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पे हिंदी आपको रेड कलर में है, जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो आपको ब्लैक कलर में दिए गए हैं।
concentration of total dissolved solid in drinking water should not exceed, वेरी गुड, 500 mg. ओके, कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो पानी में, पीने के पानी में जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं 500 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए. क्लियर, 500 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप. ओके, इट इज योर नंबर 18 क्वेश्चन. Okay, it is the most important question for your exam. Everybody, very good. B will be our right option. Hearing, सुनते हैं, कितने कितने डेसिबल में आप सुन सकते हो कोई चीज. 1 डेसिबल का जो शोर हो रहा हो उतने में आप चीजें सुन सकते हो. क्लियर है. विस्परिंग, जो खुशफुसाते हैं, तो एटलीस्ट 30 डेसिबल आप कह लो नॉइस लेवल होना चाहिए. इंटरफेरेंस विथ स्लीप, यानी कि जो सो रहे हैं उनमें दखल देना, कितने % नॉइस लेवल होना चाहिए कि दखल आएगा स्लीप में. 30 से लेके 50 डेसिबल नॉइस होना चाहिए. प्लस नॉर्मल टॉक की जो नॉइस होती है वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट, इट विल बी 60 डेसिबल. क्लियर ईच एंड एवरीबडी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अनअकैडमी एप्लीकेशन की डेली क्लास होती है मेरी 6:50 PM पर, एंड ये टोटली फ्री क्लास होती है. अगर किसी बच्चे को लगता है कि एप्लीकेशन पे सिर्फ वही स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जो पेड है, तो ऐसा नहीं है. फ्री और पेड दोनों क्लास होती है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, और मेरी आमतौर पे हमेशा जो क्लास होती है वो फ्री होती है. क्लियर, फ्री होती है. तो आप सभी मुझे ज्वाइन कर सकते हो 6:50 PM पर एप्लीकेशन पर अनअकैडमी के. कौन सा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज बेस्ट फॉर किलिंग हार्मफुल माइक्रोबेस. माइक्रोबेस को किल करने के लिए कौन सा डिस्पोजल जो होता है, कौन सा आप कह लो कि बेस्ट होता है किलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स. तो इट विल बी आपका सी विल बी आवर राइट ऑप्शन. इनसेरिनेशन. ओके, सी विल बी आवर राइट आंसर. क्लियर. हाँ, भस्म कर देना, भस्मीकरण. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. और आपने ये भी सुना होगा कि अगर हम एक तापमान के ऊपर अगर हम पानी को बॉईल करें तो उसमें भी जो आप कह लो बैक्टीरियाज होते हैं वो डेथ हो जाते, किल हो जाते हैं. सो इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. एयर पॉल्यूटेंट नोन एज सेकेंडरी इन नेचर इज व्हाट. देखो, पॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी जो डायरेक्ट फॉर्म में एयर में देखने को मिलते हैं. सेकेंडरी जो दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट को मिलके, जो आप कह लो अदर पॉल्यूटेंट को मिलके जो दूसरे फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल सोर्स नहीं होता, जिनका डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता, दो पार्टी आपस में मिलकर फॉर्म्ड होती है, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है. तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? एवरीबडी, it will be पेरोक्सीसीटाइल. ओके, आपका पेरोक्सीसीटाइल नाइट्रेट जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. क्लियर, सी विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज योर नंबर 21 क्वेश्चन. हाँ, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट बायोगैस? एवरीवन,
तो इट विल बी सी, बायोगैस इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि बायोगैस तो रिन्यूएबल में आती है, दोबारा से आप कह लो जो नवीकरण हो सकता है, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, रिन्यू होता रहता है टाइम टू टाइम, वो आपका बायोगैस हो गया। मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, एब्सोल्युटली राइट। मीथेन सबसे ज्यादा बायोगैस में पाया जाता है। मीथेन काफी जगह से जनरेट हो सकता है, जैसे कि एक वेटलैंड भी शामिल हो जाता है जहां से मीथेन आपका प्रोड्यूस होता है। Bioproduct obtained from the biogas plant can be used fertilizer, absolutely right. Efficiency of biogas is more than cow dung cake. हाँ, जो गाय का गोबर होता है उससे ज्यादा बायोगैस की आप कह लो एफिशिएंसी होती है। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, इट इज नॉट नॉन रिन्यूएबल, इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है बायोगैस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, very good, very good. Windmills are mostly suited for what? ओके, जो आपने गांव में ऐसे आसपास देखा होगा, ठीक है, ऐसे बना नहीं रहता विंड मिल, तो मोस्टली सूटेड फॉर व्हाट? ईच एंड एवरी वन, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? Very good, it is your number 22 question, and here C will be our right option. Clear? Suited for desert area, offshores and हाई एल्टीट्यूड्स। ओके, छत के ऊपर नहीं लगाया जाता, छत के ऊपर तो सोलर लगाया जाता है, ठीक है, सोलर लगाया जाता है छत के ऊपर, सोलर एनर्जी को। डेजर्ट एरिया में भी ये आप विंड शील्ड देख सकते हो, ऑफशोर में भी देख सकते हो, हाई एल्टीट्यूड में भी देख सकते हो, छत के ऊपर सोलर एनर्जी को इंस्टॉल किया जाता है। सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनमें से वाटर को एज अ रिसोर्सेस अच्छे से वर्णन कर पा रहा है? ओके, एवरीबडी, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज अ साइक्लिक रिसोर्सेस, यानी कि इसको बार बार अगेन एंड अगेन फॉर्म्ड किया जा सकता है। फॉर्म्ड कैसी? देखो, पानी ही तो है जो भाप बन के बादल बन जाते हैं, और बादल से आप कह लो वर्षा होने लगते हैं, ठीक है, वैपरेट होके आप कह लो कि जो क्लाउड है उसमें आप कह लो जमा हो जाते हैं, और बादल से ही तो है कि वर्षा होते हैं और फिर नदियां भर जाती हैं। सो इट इज अ साइक्लिक रिसोर्सेस, यानी कि पुनः इसको अगेन एंड अगेन ये फॉर्म्ड होता रहता है। क्या होता है? फॉर्म्ड होता रहता है। ओशन, नदी, झील, पॉन्ड, ये सारी चीजें आप कह लो साइक्लिक इन नेचर। ओके, बायोटिक नहीं होगा, अबायोटिक होगा, ठीक है, इट इज अ अबायोटिक। क्लियर है? जैविक नहीं है ये, नॉन रिन्यूएबल नहीं होगा बिकॉज इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर ये साइक्लिक है, बादल से पानी आ रहे हैं, पानी ही भाप बन के बादल में जा रहे हैं, साइक्लिक नेचर है, तो इट विल बी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्लियर? इट विल बी नॉट कम्स अंडर नॉन रिन्यूएबल, इट विल बी कम्स अंडर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। पानी कैसे बनाएंगे अगर खत्म हो गया? अंकित, साइक्लिक नेचर है ये, साइक्लिक नेचर है। अगर पानी से आप कह लो वेपर होके क्लाउड में इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्लाउड से ही तो पानी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, वही बारिश पुनः नदी में समाहित हो रही है, वही बारिश का पानी दोबारा से नदी में आता है, ठीक है।
वही साइक्लिक कहा गया है, मतलब चक्र, आप समझ रहे हो। नदी से पानी बादल में जाता है, बादल उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर बादल से ही पानी वर्षा बन के नदी में पुनः वापस आ जाती है। आप ये साइकिल समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इट कम्स अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रो जो होते हैं, हाइड्रो बॉडी जो होती है, रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। दोबारा क्रिएट तो हो सकते हैं मगर पीने योग्य हो सकते हैं, ये नहीं कहा गया है। स्वच्छ पानी की कमी है, पानी बहुत है हमारे संसार में लेकिन स्वच्छ पानी की कमी है, पीने योग्य पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है। क्लियर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। सॉल्व दिस क्वेश्चन ईच एंड एवरी वन। इट इज नंबर 24 question, and let's see. So D will be our right option. Activated charcoal absorption, scrubbing are the technique used to treat liquid waste. Okay. Okay. जो एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्क्रबिंग कर लेते हैं, क्या ये लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए सबसे उपयोगी होते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो लिक्विड वेस्ट होते हैं उनको आप कह लो कि ट्रीट करने के लिए वेरियस टेक्निक को यूज किया जाता है, जैसे कि फिल्टरेशन प्रोसेस के जरिए लिक्विड वेस्ट को हम क्लीन कर सकते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन, केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, एवापोरेशन हो गया, ये सारी चीजें जो हैं उनके जरिए लिक्विड वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, ना कि एक्टिवेटेड चारकोल या फिर एब्जॉर्प्शन के जरिए। क्लियर। इपोरेशन जो होती है, इवेपोरेशन, एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्टरेशन आर यूज्ड टू ट्रीट गैसियस वेस्ट। तो इट इज नॉट राइट, बिकॉज जो गैसियस वेस्ट होते हैं, पहली बात तो ये सारी टेक्निक लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए होता है, यानी कि स्टेटमेंट क्या किया गया है, अपोजिट कर दिया गया है। ओके, स्टेटमेंट को अपोजिट कर दिया गया है ईच एंड एवरी वन। स्टेटमेंट क्या है, गैसियस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, एंड लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए ये मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, अपोजिट आपको स्टेटमेंट दिया गया है, और एनटीए यूजीसी नेट ऐसा काफी बार किए हुए हैं कि अपोजिट स्टेटमेंट आपको दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, इट इज योर नंबर 25 क्वेश्चन। हाँ, सो ट्री फायर, ये पेड़ में लगी आग, इस तरह की हम फॉरेस्ट फायर को संदर्भ नहीं करते ये कह के कि पेड़ में आग लगी है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर जब भी होगा तो पूरा ग्रुप ऑफ जो ट्री है वो जलेगा, यानी कि इट विल बी, आप कह लो कि नेचर एंड साइज के बेसिस पे हम कैसे वर्गीकरण करते हैं फॉरेस्ट टाइप का, सरफेस फायर में, ग्राउंड फायर में, एंड फायर स्टॉर्म में, ना कि ट्री फायर में। क्लियर। ओके, क्योंकि कोई सिंगल ट्री नहीं जलती है, पूरा एक ग्रुप ऑफ ट्री जलती है, वहां का पूरा सरफेस में जितना भी एरिया कवर है फायर में वो पूरा एरिया जलता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर एवरीबडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एंड प्लीज लाइक द सेशन इफ यू आर लाइकिंग दिस क्लास। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जरूर आप सभी लाइक एंड शेयर करें। ओके, स्टेटमेंट कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे ए का क्यू हो गया, ए का क्यू हो गया, क्लियर, ऐसे स्टेटमेंट दिया है तो प्लीज खुद को कंफ्यूज मत करिएगा। ऑप्शंस जैसे बी का आर, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फाबेट के जरिए ऑप्शन को मेंशन किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। ओके, स्क्रीन को फुल कर लीजिए जिनको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आपका सी विल बी योर एब्सोल्युटली राइट आंसर, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, या फिर आप कह लो कि कैसे उसका हम क्या करते हैं, उसको आप कह लो कि मेजर करते हैं। ओके, सो इट विल बी एक्सपेंसिव पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि उसका पर यूनिट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है पर यूनिट उसका काफी एक्सपेंसिव मानी जाती है। सोलर एनर्जी जो है एक तरह की सस्टेनेबल एनर्जी है, यानी लंबे समय तक ये हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी, बिकॉज सन जो है वो कहीं जा थोड़ी रहा है, तो उससे क्रिएट होने वाली एनर्जी को आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हो सोलर एनर्जी को। क्लियर, आपका अगर देखो बी से एस दो ही जगह था तो इन दोनों से आप जो एलिमिनेट कर सकते थे बाकी के ऑप्शन को। थर्मल एनर्जी जो है डियर स्टूडेंट्स, डिप्लीटिंग सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल को वो डिप्लीट कर रही है। एंड न्यूक्लियर एनर्जी विल बी डिफिकल्ट टू गेट रॉ मटेरियल, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कच्चा माल की आप कह लो कि जरूरत काफी, जो उसको पाना काफी डिफिकल्ट हो गया है रॉ मटेरियल्स को फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, ऑप्शंस नॉट क्लियर। ओके, फिर उस क्वेश्चन को आप लोग फुल स्क्रीन करके रिकॉर्डेड सेशन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, very good. So what will be our right option here? Rating system has been devised to evaluate the environmental performance of the building, which is known as what? Leadership in energy and environmental design. Okay, it is known as LEED. जो इमारत के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, उसे हम क्या कहते हैं? लीडरशिप इन एनर्जी एंड डेवलपमेंट डिजाइन। क्लियर, बी विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, it is your number 28 question. Very good, very good, each and everyone. ओके, सो जो ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है इसका गठन कब किया गया था डियर स्टूडेंट्स? इसका गठन 1983 में किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू ओवरसी एंड कंसेंटली
मॉनिटर द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेक्टर। बिल्कुल, जो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको आप कह लो देख रेख करने के लिए हमारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को 1983 में स्थापित किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, हाँ, सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका सही ऑप्शन होगा, इट विल बी सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। एंड द बोर्ड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द मैंडेट टू बिल्ड ऑपरेट न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको बनाने के लिए क्या एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है? तो नहीं, उसको बनाने के लिए ये नहीं है। ठीक है, उसको बनाने के लिए ये नहीं है। कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट एंड बिल्ड करने के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बताओ। एंड थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है, वर्क डायरेक्टली अंडर द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। सो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लियर? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी जो बी ऑप्शन है वो गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। टोटल हमने अभी तक 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वेरी गुड। ओके, out of the following select the correct combination which represent non renewable natural resources। जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस को आप मुझे बताओ। ईच एंड एवरीवन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। यानी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर ये एक बार खत्म हो गए तो। अगर एक बार ये खत्म हो गए दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेचुरल गैसेस, फॉसिल फ्यूल, कोल एंड जो ऑयल है, ठीक है, इनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर एक बार ये फिनिश हो गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 31 क्वेश्चन, नंबर 31। Everybody, the second most important source after fossil fuel contributing to India's energy need is what? Very good, Julfikar. Absolutely right. It will be हाइड्रो पावर। यानी कि पानी से बिजली जो हम जनरेट करते हैं इंडिया में फॉसिल फ्यूल के बाद सबसे ज्यादा जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आप कह लो कि एनर्जी है जहां से क्रिएट हो सकती है वो हाइड्रो पावर होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Very good, Ankit. So, there are number of acts in India to prevent and control of pollution. Which one of the following act is known as Comprehensive Umbrella Act?
ओके, सो कौन सा है जो एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह काम करता है, यानी कि कौन सा एक्ट लाया गया जिसके जरिए हम पॉल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने की बात करते हैं? इट विल बी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 में आया। भोपाल ट्रेजेडी जो हुई थी, भोपाल में गैस जो लीक हुई थी, उसके बाद ही ये विचार किया गया कि एक आपका एक्ट होना चाहिए जो इन सब चीजों की देख रेख करे, मॉनिटर करे, ऑब्जर्व करे, कंट्रोल करे, प्रिवेंट करे। तो ये आपका कंप्रिहेंसिव अम्ब्रेला एक्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर? थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। लाइबिलिटी एक्ट कैसे हो गया? ये तो मानव का जो दायित्व है उसमें आएगा, ठीक है। कंट्रोल और प्रिवेंट ऑफ पॉल्यूशन में तो आप कह लो ऐसा एक्ट आएगा जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हो, क्योंकि आसपास के वातावरण में ही तो पॉल्यूशन होता है। स्पेसिफिकली इसमें एयर तो लिखा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना या वाटर पॉल्यूशन, तो स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं है। थोड़ा सा आप लोग अगर कॉमन सेंस लगाते तो आंसर आपका राइटली निकल के आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ओके एवरीबॉडी, what will be our right option here? कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? ओके, सो यहाँ पे कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है डियर स्टूडेंट्स? इट विल बी फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ग्रीन हाउस को आप कह लो रिडक्शन करने से जुड़ा हुआ था, कि जो ग्रीन हाउस है उसको हम कम कर सके। कब आया था ये? अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में इसको लाया गया, मगर इसको फोर्स में कब लाया गया? फोर्स में लाया गया 2005 में। क्लियर? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो होगा वो क्या जुड़ा था? जो खतरनाक वेस्ट है बिटवीन नेशन पाया जाता है उसको कम करने के लिए, या उससे जुड़ा हुआ मूवमेंट था? तो नहीं, ये किससे जुड़ा था? स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस था ये जुड़ा था कि परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए था। ये किससे? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए था। क्लियर? कब आया था ये? आप कह सकते हो 2001 में इसको लाया गया, ठीक है। फोर्स में आप कह लो कि इफेक्टिव कब हुआ? 2004 में, ठीक है। लाया गया 2001 में, इफेक्टिव हुआ 2004 में। सेंडाई फ्रेमवर्क एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था, कि ये जो आपदाएं आती हैं इसको मैनेज करने के लिए था। कब से कब तक? 2015 से 2030 तक का फ्रेमवर्क है ये। क्लियर ईच एंड एवरी वन? सो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे नहीं, जब ये क्लास ओवर हो जाए
तो क्लास ओवर हो जाने के बाद ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर करना है, यहाँ पर नहीं, ऑफलाइन कमेंट में यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड ऑफलाइन कमेंट, ओके, आफ्टर द क्लास। टेक अ स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स, एंड क्लास के बीच जाने के बाद इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। आई होप किसी ने आंसर ना देखा हो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वो स्लाइड ऐड हो गई थी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई होप किसी ने आंसर ना देखा हो। ओके, सो आप सभी का एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस की टाइमिंग एज यू कैन सी हियर, डेली मेरी जो क्लासेस होती है अनअकैडमी की वो होती है 2:20 PM पर एक क्लास होती है यूट्यूब की, एंड दूसरी क्लास होती है डियर स्टूडेंट्स 3:40 PM पर। ये दो टाइमिंग है यूट्यूब क्लासेस की, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड 6:50 PM की एप्लीकेशन क्लास होती है जहाँ पे हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, एंड एप्लीकेशन की जो क्लास है वो टोटली फ्री है, ठीक है, हर कोई स्टूडेंट अनअकैडमी एप्लीकेशन की क्लास मेरी देख सकता है, इट इज टोटली फ्री क्लास। आई एम टीचिंग फ्रॉम मोर देन 4 years, एंड पेपर 1 मेरा यूजीसी नेट है, पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आपके लिए, जहाँ पे अभी चल रहा है ऑफर, ठीक है, जहाँ पे अभी चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स 25% डिस्काउंट। ऑल राइट, कोड आपको एक सिंगल कोड यूज करना है, JT नेट, ठीक है, जब भी सब्सक्रिप्शन ले JT नेट कोड यूज करें, पेपर 1 पेपर 2 सभी टीचर्स को आप देख सकोगे, सिर्फ पेपर मेरा ही नहीं, सभी टीचर्स को आप देख सकोगे, जो भी आपका पेपर 2 है, पेपर 1 तो यूनिवर्सल है, सारे टीचर्स आप देख सकोगे, सारे सब्जेक्ट आप देख सकोगे सिंगल कोड से। तो इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें एंड सब्सक्रिप्शन ले ले, दिसंबर बैच को थोड़ी और रफ्तार दे दे, अपने दिसंबर जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे दिसंबर बैच के लिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। राधे एंड साधना, परमानंद, कृतिका, गायत्री एंड एवरीवन जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा हो माय डियर स्टूडेंट्स। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मेरी डेली क्लास, मैंने बार बार आपको समझाया है कि एप्लीकेशन पे सिर्फ फ्री, आप कह लो पेड क्लास ही नहीं, फ्री क्लास भी कंडक्ट की जाती है। तो एप्लीकेशन पे मेरी क्लास आज 5:10 PM की होगी, तो आप वहाँ भी मुझे जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, जो कि फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ भी जरूर ज्वाइन करें PDF के लिए। सो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।